पॉजिटिव इंडिया के सभी दर्शकों को मुंबई में 3 बेडरूम का फ्लैट देने जा रहे हैं। सिंगापुर का हनीमून का टिकट देने जा रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि एक एक मर्सिडीज गाड़ी के साथ साथ 5-5 लाख रुपया कैश देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी आप रुकिए और जरा सुन के जाइए कि जिसके पिताजी सरकारी नौकर रहे हो, यानी कि सरकारी नौकरी करते रहे हो, जिसका भाई बैंक मैनेजर रहा हो, जो खुद 30 लाख रुपया महीना कमाता हो, 4 शहरों में जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जिसने चुनाव आयोग को हलफनामा देते वक्त आज से 4 साल पहले अपनी संपत्ति 65 लाख रुपए बताई हो, जिसके पास जगह जमीन की कोई कमी नहीं हो, वो व्यक्ति खपरा वाला घर दिखाकर कहता है कि मैं गरीब हूं और लोग मानते भी हैं। वहीं एक व्यक्ति है जो कि खुद डिप्टी सीएम रह चुका है, जिसके माताजी सीएम रह चुके हैं, जिसके पिताजी सीएम रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है और वो व्यक्ति अपने आप को गरीबों का मसीहा बताता है और लोग मानते भी हैं। तो एक बात जान लीजिए कि अगर इस देश में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, देशवासियों की जनसंख्या है, तो जिसमें 130 करोड़ जो है खुतिये भरे पड़े हैं। और ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर इस देश में गरीबी का अगर ये पैमाना है कि जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति हो, जिसके पास 4-4 शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जिसने 65 लाख रुपए चुनाव आयोग को हलफनामा देते वक्त अपनी संपत्ति 4 साल पहले बताई हो और जिसकी इनकम 30 लाख रुपए महीने हो, अगर इन लोगों को अगर गरीबी की श्रेणी में अगर रखा जाता है, अगर इन लोगों को आप अगर गरीब मानते हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि भारत भिखमंगों का देश है और इस देश के 80 करोड़ लोग 1000 भिखमंगा मरने पर एक भिखमंगा जो पैदा लेता है वो 80 करोड़ इस देश के महाभिखमंगे हैं। बेतिया के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल ने नामांकन का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही साथ बेतिया के रण में महाभारत का आगाज हो चुका है। संजय जायसवाल ने जहां बहुत सारी घोषणाएं कर दी है कि वो आखिर जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी है, ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी है जो कि अगर हकीकत में अगर बदल जाएगा तो बिहार के सारे लोग लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। वहीं मनीष कश्यप ने भी अपने घोषणा पत्र को जारी करने का ऐलान कर दिया है और मनीष कश्यप ने भी अपने जीत के दावे किए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने सारी घोषणाएं कर दी है कि आखिर जीतने के बाद क्या करने वाले हैं। और बेतिया की लड़ाई अब त्रिकोणीय लड़ाई बन चुकी है। आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किस किस ने कैसी कैसी घोषणाएं कर दी है, कौन जीतने के बाद क्या करने वाला है, और तमाम बातें इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताते हैं। हम सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव की घोषणा के बारे में बताते हैं, उसके बाद संजय जायसवाल के बारे में बताएंगे और अंत में हम आपको मनीष कश्यप के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने महा घोषणा कर दी है। उनका गठबंधन भी गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है और तेजस्वी यादव जो भी काम करते हैं वो बढ़िया काम करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो कि 750 ग्राम मिठाई जो है 1 किलो वाला डब्बा में लेकर के जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि 1 किलो मिठाई है। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने एक घोषणा जो की है, इसके अनुसार इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेरोजगारों को आजादी दिलवाएंगे और 15 अगस्त को ही 30 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। यानी कि एक दिन में 30 लाख बेरोजगारों को तेजस्वी यादव नौकरी देने जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि इस साल आने वाली रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि तमाम महिलाओं को तेजस्वी यादव 1-1 लाख रुपया सालाना देने जा रहे हैं। अब बिहार की महिलाएं भी अब लखपति बनने वाली है, बेरोजगारी एकदम दूर होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव 30 लाख लोगों को एक दिन में ही नौकरी देने वाले हैं। वहीं
बहुत सारी घोषणाएं की गई है। इसी के बारे में हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पॉजिटिव इंडिया जो है वो आपको मर्सिडीज देने वाला है, 5 लाख रुपया कैश देने वाला है, मुंबई जैसे शहर में 3 बेडरूम का फ्लैट देने वाला है, और इतना ही नहीं सिंगापुर के लिए टिकट भी देने वाला है। क्योंकि मुंह तो चमड़ा का है, फ्री का कुछ भी बात बोल देना है तो फ्री में कोई भी घोषणा कर सकता है। उसी तरीके से हमने भी घोषणा कर दी है। वहीं अब आपको बताते चले कि दरअसल संजय जायसवाल 30 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। आप सबसे पहले संजय जायसवाल को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी को नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से पुनः मैं पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित हुआ हूँ। कालीधाम मंदिर से 30 अप्रैल को 10 बजे मैं पदयात्रा के माध्यम से अपना नामांकन करूंगा। इस पदयात्रा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी समेत अनेक एनडीए के नेता शामिल होंगे। आप सभी की शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद की मुझे जरूरत है। आप सभी 10 बजे कालीधाम मंदिर में अवश्य पधारें। नमस्ते। सोनोवाल जी ने कालू घाट पे न केवल वहाँ के टर्मिनल का उद्घाटन किया बल्कि मंगलपुर टर्मिनल में फ्लोटिंग जेटी का भी शिलान्यास सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। अभी इससे छोटे नौवाहनों का आवागमन की सुविधा होगी, परंतु मैं माननीय नितिन गडकरी जी का आभारी हूँ कि मंगलपुर पे बड़े नौ वाहन आ सकें, बड़ी नावें आ सकें, कंटेनर्स लेके हल्दिया से सीधे आ सकें। उसमें जो बीच में रेवा घाट पुल जिसकी ऊंचाई बहुत कम है उसको तोड़ करके रेवा घाट पे 2000 करोड़ रुपए का नया पुल, अर्थात रेवा घाट पुल बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी उस पुल को तोड़ करके 2000 करोड़ का नया पुल बन रहा है, जिससे कि हल्दिया से जो नाव कंटेनर लेके चले वह सीधे मंगलपुर तक आ जाए। गंगा में 8 मिलियन टन से आज 126 मिलियन टन का नाव से कारोबार हो रहा है। अब मेरा लोकसभा क्षेत्र भी गंडक के नेशनल वाटरवेज 37 बनने से नेपाल के जो हल्दिया टर्मिनल से आने वाले हैं वह मंगलपुर भविष्य में आ पाएंगे, और इस पूरे इलाके से अगर कोई भी अपना सामान विदेश भेजना चाहे तो वह मंगलपुर से ही सीधे हल्दिया भेज सकता है, जिससे कि उसका सामान विदेशों में निर्यात हो सके। बिहार जो कि एक तरह से जिसके पास कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है, कालूघाट और मंगलपुर टर्मिनल बनने के बाद सभी बिहारी औद्योगिक निर्माणकर्ताओं को विदेश हल्दिया के रास्ते विदेश भेजने की सुविधा भविष्य में प्राप्त होने वाली है। आपने संजय जायसवाल की घोषणाएं सुन ली होगी। संजय जायसवाल जीतने के बाद यानी कि चौथी बार अगर बेतिया से जीत दर्ज अगर करते हैं तो वो क्या क्या काम करने वाले हैं वो आपने सुन लिया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या क्या घोषणा की है। तो आपको सबसे पहले बताते चले कि मनीष कश्यप ने सबसे पहली घोषणा तो ये कर दी है कि वह मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। आखिर उस घोषणा पत्र में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में उन्होंने पहले ही खुलासा कर दिया है, और उनकी सबसे पहली घोषणा है कि दरअसल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के जिसमें 17,41,000 मतदाता हैं, लेकिन मनीष कश्यप के अनुसार 16 लाख मतदाता हैं, वो अपने लोकसभा क्षेत्र के 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 101 लाइफ सपोर्ट हाईटेक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब बहुत सारे लोग हाईटेक एम्बुलेंस का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपको बताते चले कि हाईटेक एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम वो सुविधा उपलब्ध होती है जिससे कि लाइफ सपोर्ट मिल सकता हो। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है कि हर विधानसभा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवाएंगे, यानी कि ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। ये एक जिला में भी इक्का दुक्का ही होता है, लेकिन ये हर विधानसभा में जो है मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी चौथी घोषणा की है और उसमें कहते हैं कि 25,000 लड़कियों को क्लास 6 से लेकर यानी कि कक्षा 6 से लेकर मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई निःशुल्क कराएंगे, यानी कि उनको
25,000 लड़कियों को पढ़ाने का खर्च उठाएंगे। उसके बाद इनकी 5वीं घोषणा है कि रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। हम ये सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या एक सांसद का इतना पावर होता है, एक सांसद का कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या वो इतनी सारे कामें कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, या सिर्फ ये घोषणाएं हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप घोषणाओं के बारे में जान लीजिए कि आखिर क्या क्या घोषणाएं की गई है। आपको बताते चले, इसके साथ ही साथ छठा जो घोषणा है उसके अनुसार कहा जा रहा कि रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। 7वीं घोषणा की गई है कि नया यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। एबीवीपी जो कि बीजेपी का एक अंग है, उसकी वर्षों से मांग है और उस वर्षों की मांग को मनीष कश्यप नया यूनिवर्सिटी की स्थापना करके उस मांग को पूरा करेंगे। यहीं 8वीं घोषणा जो की गई है, इसमें भी बड़ी घोषणा इसको आप कह सकते हैं। कहना है कि अलग अलग पंचायत में 51 खेल का मैदान, यानी कि अलग अलग पंचायत में खेल मैदान बनाया जाएगा। और टोटल लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 51 नए खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। आखिर खेल मैदान की जरूरत क्यों है, तो आप सभी जानते हैं कि कैसे खेल मैदान ना होने के कारण हमारे युवा बेरोजगार भाई बहन, जो कि कोई आर्मी की तैयारी करता है, कोई दरोगा पुलिस की तैयारी करता है, तो ये लोग जब दौड़ने के लिए फील्ड नहीं मिलता है तो रोड पर दौड़ता है, और रोड पर दौड़ने के कारण कितना एक्सीडेंट वगैरह होता है ये आप सभी जानते हैं। खेल मैदान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। बच्चों के खेलने के लिए भी आजकल खेल ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो कि जरूर होना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि एक 9वीं घोषणा जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा कि कचहरी में फ्री वकील की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री वकील की व्यवस्था की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं 10वीं जो घोषणा की गई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृद्धा को और दिव्यांग को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में 400-500 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, और इस बात की आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है कि हरियाणा में 3,000 पेंशन, तो बिहार में 3,000 पेंशन क्यों नहीं, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार जो दे रही है इसके लिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र की सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही है, बल्कि हरियाणा की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने राज्यवासियों को 3,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी, जो कि मिल भी रहा है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को 400-500 रुपया पेंशन दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की योजना है और इसमें मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार की या नरेंद्र मोदी का कोई भी रोल नहीं है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है कि दरअसल स्टाम्प पेपर पर हम ये सारी बातें लिख करके देंगे। ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो भी नेता लोग घोषणा करते हैं वो सिर्फ मुंह जबानी घोषणा करते हैं और चुनाव गुजर जाने के बाद कह दिया जाता है। जिस प्रकार से अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि जुमलेबाजी था, वो चुनाव में जुमला बोला गया था, ठीक उसी प्रकार से कई सारे नेता जो हैं चुनाव के बाद पलट जाते हैं। इसके लिए मनीष कश्यप ने कहा है कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके देंगे, और स्टाम्प पेपर पर हम ये लिख करके देंगे कि अगर ये सारे वादे, ये सारी घोषणाएं अगर हम पूरा अगर नहीं कर पाते हैं तो साल 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें कोर्ट आयोग घोषित कर दे। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते चले कि भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कोर्ट आपको इस बात के लिए आयोग घोषित कर दे, क्योंकि आपने जनता से जो वादे किए थे वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसलिए अगर आप स्टाम्प पेपर पर भी इस बात को लिख करके देते हैं तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब आगे एक चीज़ और जान लीजिए कि इस देश में एक ऐसा कानून है कि आप अपने मर्जी से अपनी, यानी कि आप आत्महत्या तक नहीं कर सकते हैं, अपनी जान तक आप नहीं ले सकते हैं। इस देश में ऐसा कानून है। इच्छा मृत्यु के लिए भी
आपको कोर्ट की शरण जाना पड़ता है, कोर्ट की शरण लेना पड़ता है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट तक भी इच्छा मृत्यु नहीं देती है। तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इसलिए अगर स्टाम्प पेपर पर भी अगर कोई व्यक्ति अगर लिख करके देता है तो उससे वो अयोग्य घोषित नहीं हो सकता है। अयोग्य घोषित होने के लिए भारत के संविधान में एक ही ऐसा कानून है जिससे कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाए, अयोग्य घोषित हो जाए, उसके लिए उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपराधिक मुकदमे ही नहीं बल्कि वो सजायाफ्ता हो और कोर्ट ने उसे सजा सुना दी हो। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी हो। तो अगर मनीष कश्यप अगर चाहते हैं कि साल 2029 में वह चुनाव नहीं लड़े और कोर्ट उन्हें अयोग्य घोषित कर दे, इसके लिए सरकार कोर्ट द्वारा उनको सजा मिलना जरूरी है, तभी वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। वरना स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने से कोई अयोग्य घोषित नहीं हो जाता है। वहीं आपने संजय जायसवाल की भी घोषणा सुन ली, आपने तेजस्वी यादव की भी घोषणा सुन ली, आपने मनीष कश्यप की भी घोषणा सुन ली। अब जनता के हाथों में है फैसला करना कि वह किस पर भरोसा करती है, किसको वोट देती है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।